नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां पर हम और आप मिलकर करते हैं उन खबरों की बात जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। और जब हम देश से सरोकार रखने वाली खबरों की बात करते हैं तो उसमें छिपी होती है राष्ट्र सर्वोपरि की भावना। तो इसी राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ आज जिस पहली खबर की चर्चा हम जनमत में करने वाले हैं वो इस मायने में बहुत विशेष हो जाती है कि नापाक पाकिस्तान के लिए कहावत एकदम फिट बैठ रही है। कहते हैं बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। कुछ ऐसा ही हो रहा है जिन्ना के बनाए हुए नकली देश जिसे दुनिया पाकिस्तान कहती है। दरअसल वो इस समय अपने ही किए पापों की आग में धधक रहा है। रणनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण लेकिन पाकिस्तानी फौज के घाव से कहराता बलूचिस्तान प्रांत इस समय पूरी तरह से गृह युद्ध की कगार पर आकर खड़ा हो चुका है। मस्तुंग के पास पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के फ्रंटियर कोर यानी एफसी के काफिले पर बलूच लिबरेशन आर्मी द्वारा किए गए हालिया भीषण हमले के बाद से पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है, कोहराम मचा हुआ है। तस्वीरें इस बात को प्रमाणित कर रही हैं कि किस तरीके से बीएलए ने पाकिस्तानी फौजियों की नाक में दम कर दिया है। मुल्ला मुनीर भी घबराया हुआ है। इस एक अकेले हमले ने मुल्ला मुनीर असीम मुनीर की गीदड़ भपकियों को पाकिस्तान के सुरक्षा तंत्र, उनके खोखले खुफिया तंत्र और सैन्य कमान की पूरी औकात दुनिया के सामने लाकर रखती है। सुरक्षा विश्लेषकों और ग्राउंड रिपोर्ट से जो बड़ी जानकारी मिल रही है उसे सुनकर भी आप दंग रह जाएंगे। दरअसल बलूच लड़ाकों ने मस्तुंग के खडकोचा इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH-25 हाईवे पर पाकिस्तानी फौज को मिट्टी में मिलाने के लिए एक बेहद सोची समझी और रणनीतिक घेराबंदी की। घात लगाकर पहला प्रहार किया गया। बीएलए ने सबसे पहले फ्रंटियर कोर के काफिले को निशाना बनाते हुए आधुनिक स्वचालित भारी हथियारों और हैंड ग्रेनेड से चौतरफा हमला शुरू कर दिया। हमले की कुछ तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चारों तरफ से गोलियों की ऐसी बौछार हुई कि पाकिस्तानी फौज के होश उड़ गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असली प्रहार तो बैकअप टीम पर हुआ। प्राथमिक हमले की खबर मिलते ही जब प्रांतीय राजधानी क्वेटा से पाकिस्तानी फौज की अतिरिक्त कुमुक यानी रीइंफोर्समेंट पार्टी और बैकअप फोर्स की गाड़ियां और बसें मौके पर पहुंची तो बलोच लड़ाकों ने अपने बिछाए जाल का दूसरा हिस्सा एक्टिव कर दिया। उन्होंने रास्ते में पहले से प्लांट किए गए एक बेहद शक्तिशाली रिमोट आईईडी का विस्फोट कर दिया। धमाका इतना खतरनाक, इतना भयंकर था कि फौजियों को लेकर आ रही एक पूरी बस आग की लपटों में घिर गई और देखते ही देखते मौके पर ही जलकर राख के ढेर में बदल गई। बस में सवार फौजियों को भागने तक का मौका नहीं मिला। इस हमले में मारे गए फौजियों की संख्या को लेकर इस समय पाकिस्तान के भीतर भारी विरोधाभास और झूठ का पुराना खेल शुरू हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी सरकार को तो अपने ही देश में फेस सेविंग करनी है, अपने ही लोगों से झूठ बोलना है, अपने ही लोगों को अत्याचार उन पर करना है, अपने ही लोगों को पीड़ित बनाना है। लेकिन यहां पर देखिए कि किस तरीके से झूठ का पूरा खेल शुरू किया गया है सिर्फ और सिर्फ फेस सेविंग के लिए। एक तरफ बलोच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए के प्रवक्ता जियान बलोच ने आधिकारिक बयान जारी कर सीना ठोक कर यह दावा किया कि उन्होंने इस हमले में 45 से अधिक पाकिस्तानी फौजियों को मार गिराया है और दर्जनों को गंभीर रूप से घायल किया है। तो दूसरी तरफ हमेशा की तरह अपनी बेइज्जती और थू-थू को छुपाने के लिए पाकिस्तानी फौज अधिकारियों ने इस भीषण हमले में केवल 3 फौजियों की मौत और 29 के घायल होने का पुराना राग अलाप दिया। लेकिन पाकिस्तान का यह सफेद झूठ छुप नहीं सका, क्योंकि केवल क्वेटा के अस्पतालों में घोषित रेड अलर्ट, डॉक्टरों की अफरा तफरी और खुद सेना प्रमुख की छटपटाहट चिल्ला चिल्ला कर गवाही दे रही है कि नुकसान थोड़ा नहीं बल्कि बहुत भयानक, बहुत बड़ा हुआ है। इस जानलेवा हमले से डरी सहमी और बौखलाई पाकिस्तानी फौज, फ्रंटियर कोर और बलूचिस्तान पुलिस ने मिलकर अब संयुक्त रूप से ऑपरेशन शाबान शुरू किया है। इस ऑपरेशन में पाकिस्तानी फौज अपनी पूरी हाईटेक ताकत झोंकने का दावा कर रही है।
जमीन पर बलोच लड़ाकों के सामने नाकाम साबित होने के बाद अब ये कायर फौज अपने लड़ाकों, ड्रोनों और गनशिप हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल कर पहाड़ी इलाकों में अंधाधुंध बमबारी कर रही है। पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग यानी आईएसपीआर के बड़े बड़े दावे जरा सुन लीजिए। इनका कहना है कि मस्तूंग और दश्त के इलाकों में पिछले 24 घंटों में हवाई और जमीनी कार्रवाई में 7 बलूच लड़ाके मारे गए हैं और 5 जुलाई से शुरू हुए इस पूरे ऑपरेशन में अब तक 71 से 126 के बीच बीएलए के जवानों को मार गिराया गया है। यही नहीं, पाकिस्तानी फौज के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी तो अपनी खीज मिटाते हुए कड़े और गीदड़ भभकी वाले लहजे में कह रहे हैं कि हमलावरों को चुन चुन कर ढूंढा जाएगा और इस जवाबी कार्रवाई में फौजी किसी भी तार्किकता या अनुपातिकता यानी रैशनैलिटी और प्रोपोर्शनैलिटी का ध्यान नहीं रखेगी। यानी ये फौज अब वहां और बड़े बड़े पैमाने पर खूनी नरसंहार के लिए ये पाकिस्तानी फौज छटपटा रही है। मस्तूंग का यह हमला कोई इकलौती घटना नहीं है। यह बलूचिस्तान में पिछले 2 हफ्तों से चल रही बेहद खूनी सिलसिले की चौथी बड़ी कड़ी है, जिसने पाकिस्तान की चूलें हिलाकर रख दी है। इस रूह कपाने वाली टाइमलाइन को ध्यान से जरा देख लीजिएगा कि कब से कब तक क्या क्या हुआ। दरअसल अब हम आपको यह समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से पूरी कहानी शुरू हुई। पहली घटना मंगी बांध बंधक में 7 जुलाई को हुई थी। जियारत जिले में टीटीपी ने सुरक्षा चौकी पर हमला करके 18 पुलिसकर्मियों का अपहरण किया था, जिनकी बाद में बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और इस पूरे घटनाक्रम में कुल 27 पुलिस अधिकारियों की जान गई थी। दूसरी तरफ 8 जुलाई की घटना है जब मुख्य परिवहन मार्ग N25 हाईवे पर बेला विंडर इलाके में सेना के काफिले को निशाना बनाया गया, जहां आधिकारिक तौर पर पूरे 11 फौजियों की मौत हुई, जबकि बीएलए ने 17 फौजियों को मारने और उनके हथियार लूटने का दावा किया। तीसरी बड़ी घटना मस्तूंग में 17 जुलाई को हुई, जहां पाकिस्तानी फौज के काफिले पर घात लगाकर किए गए इस ताजा हमले ने पाकिस्तानी फौज की बस को ही राख का ढेर बना दिया है। अब इतने बड़े कमांड फेल्योर और खुफिया नाकामी को छुपाने के लिए घबराई पाकिस्तानी सरकार ने एक 4 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन कर दिया है, जो मंगी बांध और मस्तूंग हमले के दौरान हुए कमांड फेल्योर की जांच का नाटक करेगी। एक तरफ जांच का नाटक तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान में इनका क्रूर दमन भी बदस्तूर जारी है। कुचदार जिले से फौज द्वारा एक और बलोच युवक को जबरन गायब रखने की भी खबर आई है और इस जुल्म के खिलाफ क्वेटा प्रेस क्लब के बाहर लापता लोगों के परिवारों का शांतिपूर्ण धरना आज भी जारी है। और ये जानते हैं कब से चल रहा है ये धरना और आज कितने दिन हो चुके हैं? 6225 दिन, जो दुनिया के इतिहास का सबसे लंबा धरना बन चुका है। बलूचिस्तान में अपने पैर उखड़ता हुआ देख और दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान सरकार ने एक नया कूटनीतिक पैंतरा चला है। पाकिस्तान अब भारत के विवादित क्षेत्र गिलगित बल्तिस्तान को अपना 5वां आधिकारिक प्रांत घोषित करने की तैयारी में है, जिस पर इसने कब्जा कर रखा है और जहां से ये आवाजें अब धीरे धीरे उठ रही हैं कि हम भारत के साथ जाना चाहते हैं, जिसके लिए वहां की कठपुतली विधानसभा से एक प्रस्ताव भी पारित करवा लिया गया है पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन इनका ये पाखंड चलने वाला नहीं है, क्योंकि इस विस्फोट का सबसे बड़ा और करारा आर्थिक झटका लगा है ड्रैगन यानी चीन को। चीन के अरबों डॉलर के सीपेक यानी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे प्रोजेक्ट की हवा पूरी तरह से निकल चुकी है। बलूचिस्तान में चीनी नागरिकों और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार हो रहे आत्मघाती और घातक हमलों के कारण चीनी इंजीनियर्स और कामगारों के मन में इस कदर खौफ बैठ गया है कि उन्होंने बलूचिस्तान के प्रोजेक्ट्स पर काम करने से साफ मना कर दिया है। इसके चलते ग्वादर पोर्ट का काम लगभग ठप होने की कगार पर पहुंच चुका है। अपनी डूबती लंका को बचाने के लिए अब पाकिस्तान और ईरान ने अपने पुराने मतभेदों को भुलाकर सीमा पर सक्रिय बलूच के जो लड़ाके हैं उनके खिलाफ संयुक्त हवाई हमले और खुफिया जानकारी साझा करने पर भी सहमति बना दी है। बलूचिस्तान में चल रहा यह खूनी संघर्ष अब केवल एक समस्या नहीं रह गया है, बल्कि ये पाकिस्तान के नक्शे को बदलने वाली निर्णायक जंग बन चुका है। और वैसे भी आपको याद होगा कि अभी ज्यादा समय नहीं बीता,
अभी महज 24 घंटे पहले ही एक ऐसी खबर जिसने पाकिस्तान को भी हिला दिया, पूरी देश को, पूरी दुनिया को चौंका दिया, जब बलूचिस्तान के लड़ाकों ने साफ तौर पर बलूचिस्तान ने यह कहा कि जो 85% हिस्सा है उस पर वो स्वतंत्र हो चुका है। तो ये जब कहानी वहां से उठ रही है तो ये साफ बताती है कि पाकिस्तान में ऑल इज वेल नहीं है। एक तरफ जहां बलूच संगठन स्वतंत्रता घोषणा पत्र जारी कर सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों से बलोच और पश्तून जवानों के इस्तीफों की बाढ़ का दावा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी फौज अपनी पूरी क्रूरता और ताकत झोंकने के बावजूद भी बलूचिस्तान पर अपना नियंत्रण खोती जा रही है। पाकिस्तान का अंत अब निश्चित है, खंड खंड होना तय है। अब पाकिस्तान तो पूरी तरीके से खंड खंड होने वाला है, क्योंकि एक तरफ पीओके से उठती हुई आवाज, दूसरी तरफ बलूचिस्तान की कहानी वो बता रही है कि 1971 एक बार शायद जल्द दोहराया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच अब बात भारत की कर लेते हैं। भारत के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा को ताक पर रखकर राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि उन्हें तो अपने शरिया कानून के आगे कोई कानून नजर नहीं आता। लेकिन वो भूल गए हैं कि ये देश, भारत देश, कानून से, संविधान से चलता है, और संविधान जो लोकतंत्र की नींव है, उसी लोकतंत्र के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश की सुरक्षा से बड़ा इस माटी पर कुछ भी नहीं है, और ना कोई मजहब, ना कोई संस्था, और ना ही कोई तुष्टीकरण की राजनीति। आज पश्चिम बंगाल की धरती से कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसने पूरे देश के सुरक्षा तंत्र को हाई अलर्ट पर ला दिया था, लेकिन हमारे सुरक्षा बलों ने देश विरोधी साजिश रचने वालों को उनके घुटनों पर ला दिया। जी हां, कोलकाता का नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो न सिर्फ एक व्यस्त इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बल्कि रणनीतिक रूप से बांग्लादेश और चीन की सीमा के नजदीक होने के कारण बेहद संवेदनशील भी है। हमारी भारतीय वायुसेना की रक्षा उड़ानें भी यहां से संचालित होती हैं। इस अति संवेदनशील हवाई अड्डे के लेवल 3 सिक्योरिटी जोन के भीतर रनवे से मात्र 165 मीटर की दूरी पर स्थित बांकरा मस्जिद में नमाज पढ़ने की मांग को लेकर विवाद खड़ा हुआ था। ये खबर हमने सबसे पहले देश के सामने रखी थी कि किस तरीके से ये मस्जिद यहां पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सुरक्षा के लिए खतरनाक है। इस पर मंथन हुआ, चिंतन हुआ, सरकार जागी, प्रशासन जागा और कड़े बड़े फैसले लिए गए। अब फैसला जब हुआ तो प्रशासन और सुरक्षा बलों ने सुरक्षा नियमों को सर्वोपरि रखते हुए सख्त कदम उठाए। प्रशासन ने दो टूक शब्दों में साफ कर दिया कि नमाज यहां नहीं होगी, मतलब नहीं होगी। देश की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़, कोई समझौता कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज शुक्रवार था, यानी जुमे की नमाज का दिन, और इसी दिन को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद के पश्चिम बंगाल अध्यक्ष सिद्दीकुल्लाह चौधरी जैसे नेताओं की ओर से एयरपोर्ट क्षेत्र में पहुंचने का आह्वान किया गया था। लेकिन सुरक्षा एजेंसियां और एयरपोर्ट अथॉरिटी पूरी तरह से तैयार थी। हवाई अड्डे का गेट नंबर 8, जेसोर रोड और आसपास का पूरा इलाका सुरक्षा घेरे में बदल दिया गया। कोलकाता पुलिस, केंद्रीय अर्धसैनिक बल यानी सीएपीएफ और सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती की गई। सुरक्षा का ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया गया कि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के संवेदनशील क्षेत्र तक नहीं पहुंच सका। जब सुरक्षा घेरे के अंदर ही एंट्री नहीं मिली तो एयरपोर्ट के बाहरी सड़कों पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जैसे इन लोगों की आदत होती है। बाहर की मस्जिदों में नमाज पढ़ी गई। उसके बाद अपने हाथों और सिर पर काली पट्टियां बांधकर एयरपोर्ट के मुख्य प्रवेश द्वार तक मार्च निकाला गया। जमीयत ने बाकायदा प्रेस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सामने आकर इसे लेकर बयान भी दिए। कहा कि यह बंगाल के धर्मनिरपेक्ष लोगों के लिए काला दिन है। लेकिन सवाल यह है कि अब इनको धर्मनिरपेक्षता याद आ रही है, और यही पश्चिम बंगाल था जहां पर जय श्री राम के बोल बोलने पर चाबुक पड़ा करते थे, जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता था। अब ऐसे में जब
राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आ रही है तो वहां पे भी इन्हें धर्मनिरपेक्षता नजर आती है। बहरहाल सवाल यह है कि आखिर देश के हवाई अड्डे की सुरक्षा के नियमों का पालन करना कैसे काला दिन हो सकता है। नियम ये कहते हैं कि इस अति संवेदनशील इलाके में केवल बायोमेट्रिक पास वाले लोगों को ही प्रवेश की अनुमति होती है। तो फिर बिना सुरक्षा जांच के अंतर्राष्ट्रीय रनवे के पास पहुंचने की मांग क्यों? क्या सुरक्षा नियमों से ऊपर कोई मांग हो सकती है? लेकिन प्रशासन ने साफ कह दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में कोई समझौता बर्दाश्त नहीं होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी कह दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास स्थित इस संवेदनशील हवाई अड्डे की सुरक्षा सर्वोपरि है। बिना बायोमेट्रिक जांच और निर्धारित प्रक्रिया के किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा सकती। सुरक्षा व्यवस्था से कोई समझौता नहीं होगा। यहां यह समझना भी जरूरी है कि मामला सिर्फ सुरक्षा का नहीं है बल्कि एयरपोर्ट के विस्तार से भी जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि यह मस्जिद रनवे 2 से करीब 165 मीटर की दूरी पर है, जबकि निर्धारित मानक 240 मीटर का है। इसके कारण बड़े विमान के संचालन और आधुनिक इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम यानी ILS से जुड़े काम प्रभावित हो रहे हैं। प्रशासन ने यह स्पष्ट किया कि एयरपोर्ट विस्तार के लिए परिसर के अंदर स्थित जो भी चीजें हैं उसे पूरे सम्मान के साथ बाहर स्थानांतरित कर दिया जाएगा और मस्जिद को भी तय प्रक्रिया के तहत एयरपोर्ट परिसर से बाहर सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जाएगा। नियम सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए एक है, देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और जब बात भारत की संप्रभुता और सुरक्षा की हो तो किसी भी तरीके का समझौता कभी भी नहीं किया जा सकता। यही सच है और ये सच सबको स्वीकार करना ही होगा। और बात अब उस खबर की कर लेते हैं जिसे लेकर अभी से ही चर्चा गर्म हो चुकी है, क्योंकि आने वाले 20 जुलाई से मानसून सत्र शुरू होने वाला है और इसी संसद के मानसून सत्र को लेकर ये कहा जा रहा है कि इस बार ये सिर्फ एक सामान्य सत्र नहीं बल्कि देश के राजनीतिक और चुनावी इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाला महासंग्राम बनने जा रहा है। दरअसल अप्रैल 2026 में विशेष बहुमत न मिल पाने के कारण जो परिसीमन विधेयक यानी 131वां संविधान संशोधन लोकसभा में गिर गया था, उसे दोबारा पास कराने के लिए मोदी सरकार ने मिशन 360 का ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिसने विपक्षी खेमे की नींद उड़ा दी है। मानसून सत्र की रणभेरी बजने से ठीक पहले देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर एनडीए के शीर्ष रणनीतिकारों की एक घंटे से अधिक लंबी आपात बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सहित जेडीयू के ललन सिंह और टीडीपी के राम मोहन नायडू जैसे दिग्गज शामिल हुए। इस सीक्रेट बैठक का एजेंडा साफ है, हर कीमत पर 360 सांसदों का जादुई आंकड़ा जुटाना और परिसीमन बिल को पास कराना। संसद के पटल पर संविधान संशोधन को पास कराने के लिए 2/3 बहुमत यानी कम से कम 360 वोटों की दरकार है। अप्रैल में सरकार को केवल 298 वोट मिले थे, लेकिन सुदर्शन न्यूज की ताजा ग्राउंड रिपोर्ट ने यह प्रमाणित किया है कि पिछले कुछ दिनों में देश का संख्याबल पूरी तरह से बदल चुका है। बिल को पास कराने के लिए सरकार एक तरीके से मिशन 360 शुरू कर चुकी है। मिशन 360 को सफल बनाने के लिए सबसे बड़ा धमाका पश्चिम बंगाल से हुआ। ममता बनर्जी के टीएमसी के 20 सांसदों ने ममता का साथ छोड़ दिया और एनडीए में शामिल हो गए। तो वहीं उद्धव गुट की शिवसेना के 9 में से 6 सांसद अब मूल शिवसेना जो कि एकनाथ शिंदे के पास हैं, उनमें शामिल हो चुकी है। एनडीए बहुमत के काफी करीब पहुंच गई है। अब डीएमके ने भी कह दिया है कि जब संसद में बिल आएगा तो विचार किया जाएगा। डीएमके की दूरी अब कांग्रेस से साफ दिखने लगी है। अगर डीएमके साथ आ जाए तो यह आंकड़ा सीधे 340 के पार पहुंच जाएगा, यानी एनडीए को बिल पास करवाने के लिए मात्र 26 सांसदों की और जरूरत पड़ेगी। लेकिन विपक्ष के नेता जयराम रमेश ये दावा कर रहे हैं कि सरकार के पास बहुमत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के अपने ही सांसदों के पैर उखड़ने लगे हैं। एनडीए के रणनीतिकारों ने छोटे छोटे और क्षेत्रीय दलों को साधने के लिए मंत्रियों की विशेष ड्यूटी लगा दी है। विपक्ष के भीतर मची इस खलबली के बीच एसपी की कद्दावर नेता और सांसद एनसीपी की शरद पवार, एनसीपी की कद्दावर नेता और सांसद सुप्रिया सुले के एक बयान ने इंडिया गठबंधन के भीतर आग लगा दी है।
सुप्रिया सुले ने परिसीमन बिल पर विपक्ष की तरफ से गिव एंड टेक यानी शर्तिया समर्थन का एक नया मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। सुप्रिया सुले ने साफ कहा है कि यदि मोदी सरकार हवाई दावों की बजाय कागज पर लिख कर दे कि देश के सभी राज्यों की लोकसभा और विधानसभा सीटों में समान रूप से 50% की बढ़ोतरी की जाएगी तो विपक्ष इस बिल का समर्थन करने पर विचार कर सकता है। इस 50% वाले फॉर्मूले से अकेले महाराष्ट्र की लोकसभा सीटें 48 से बढ़कर सीधे 72 हो जाएंगी। इसी सुर मिलाते हुए शिवसेना यूबीटी के संजय राउत ने भी कह दिया कि अगर सरकार विपक्ष के संशोधनों को बिल में शामिल करती है तो पूरा गठबंधन इस पर सकारात्मक चर्चा के लिए तैयार है। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने पहले भी विपक्ष को चुनौती देते हुए कहा था कि अगर विपक्ष 50% सीट बढ़ोतरी के फॉर्मूले पर तैयार है तो सरकार 1 घंटे के भीतर संविधान संशोधन में ये अमेंडमेंट जोड़ने को तैयार है। इस पूरे परिसीमन विधेयक पर सबसे ज्यादा बवाल उत्तर बनाम दक्षिण का है। दरअसल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन जैसे नेताओं का आरोप है कि जिन दक्षिण भारतीय राज्यों ने देश की आबादी नियंत्रण नीतियों का कड़ाई से पालन किया, ये बिल उनके राजनीतिक वजन को कम करके उन्हें सजा देने जैसा है। अप्रैल में जब ये बिल गिरा था तब स्टालिन ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया था, लेकिन मोदी सरकार ने इस नाराजगी को बेअसर करने के लिए ही यूनिफॉर्म 50% सीट बढ़ोतरी का ब्रह्मास्त्र तैयार किया। इस फॉर्मूले के तहत उत्तर प्रदेश, बिहार की सीटें तो बढ़ेंगी ही, लेकिन दक्षिण भारत यानी कि तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश की सीटों में भी आनुपातिक रूप से 50% की बढ़ोतरी हो जाएगी, ताकि संघीय ढांचे यानी फेडरल सिस्टम को नुकसान न पहुंचे और दक्षिण का स्वाभिमान भी सुरक्षित रहे। एनडीए इस पूरे परिसीमन को नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी महिला आरक्षण को जमीन पर लागू करने की इकलौती व्यवहारिक चाबी बता रहा है। सरकार का साफ कहना है कि 2027 की जनगणना और उसके बाद के लंबे परिसीमन का इंतजार कराने के बजाय 2011 की जनगणना के आंकड़ों का उपयोग करके 2029 के लोकसभा चुनाव में ही महिलाओं को 33% आरक्षण दे दिया जाए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अगुवाई में एक उच्च स्तरीय परिसीमन आयोग बनेगा। बीजेपी इस बिल के जरिए एक बड़ा नैरेटिव वॉर लड़ रही है। अगर कांग्रेस और विपक्ष इस बिल को रोकते हैं तो सरकार उन्हें जनता की अदालत में महिला विरोधी साबित कर देगी। 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा ये मॉनसून सत्र बेहद तूफानी होने वाला है। एक तरफ जहां सरकार के एजेंडे में परिसीमन विधेयक और महिला आरक्षण का नया फॉर्मूला शीर्ष पर है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने भी सरकार को घेरने के लिए नीट पेपर लीक, महंगाई, विदेश नीति और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों के तीर अपने तरकश में जुटा लिए हैं। कांग्रेस अब भी परिसीमन को महिला आरक्षण के पीछे छिपकर चुनावी नक्शा बदलने की साजिश करार दे रही है। अब ये लड़ाई सिर्फ किसी एक कानून की नहीं, बल्कि ये संसद के भीतर संख्या बल, कूटनीति और राजनीतिक रसूख की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। क्या अमित शाह और राजनाथ सिंह की जोड़ी विपक्षी खेमे के 20 बागी सांसदों के दम पर मिशन 360 को हासिल कर लेगी, उस पर विजय प्राप्त कर पाएगी, या फिर विपक्ष सरकार के इस रथ को रोकने में फिर से कामयाब होगा? इसका निर्णय तो अगले कुछ दिनों में संसद के पटल पर सीना ठोक कर हो जाएगा। लेकिन देश की संप्रभुता और राष्ट्र हित के लिए इस महामंथन पर सुदर्शन न्यूज की नजर पल पल बनी रहेगी। आइए अब जनमत को आगे बढ़ाते हैं और आज की गुड न्यूज आपके सामने रखते हैं। ये गुड न्यूज नए भारत की नई पहचान बनने वाली है। ये गुड न्यूज नए भारत की नई ताकत बन रही है। ये गुड न्यूज नए भारत के लहराते परचम को विश्व पटल पर और चमका रही है। दरअसल आज 17 जुलाई 2026 का ऐतिहासिक दिन इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से दर्ज हो चुका है। आज हर देश प्रेमी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है, क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन नमो ग्रीन रेल को हरी झंडी दिखाकर देश को समर्पित कर दिया है। जर्मनी, चीन, जापान और अमेरिका जैसे देश जो अपनी तकनीक का घमंड दिखाते थे, आज भारत ने उनके मुंह पर करारा तमाचा जड़ा है।
आज सुदर्शन न्यूज सीधे भारत की जनता की अदालत में खड़ा होकर आपसे पूछ रहा है कि क्या यह आत्मनिर्भर भारत का असली पराक्रम नहीं है? आपका जवाब होगा यही है आज का भारत। ये स्वदेशी पुरुषार्थ की सबसे बड़ी विजय है। ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, ये नए भारत का वो ब्रह्मास्त्र है जिसने विदेशी तकनीक की गुलामी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। दरअसल इस अद्भुत ट्रेन को चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने अपने हाथों से गढ़ा है। और सुनिए कि इसका जो दिमाग है वो भी बड़ा गजब का है। मुख्य दिमाग यानी TCMS, जिसे ट्रेन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है, इसका सॉफ्टवेयर और पूरा प्रपोल्शन सिस्टम उसे भाग्यनगर, जिसे आप हैदराबाद के रूप में जानते हैं, वहां की मेधा सर्वो ड्राइव्स ने पूरी तरह भारत में तैयार किया है। यानी ये पूरी तरीके से स्वदेशी है। इसका पूरा स्पेसिफिकेशन हमारी RDSO ने बनाया है, यानी इसके सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स सिर्फ और सिर्फ हमारे सशक्त भारत के पास सुरक्षित है। कोई विदेशी ताकत इस पर अपना दावा नहीं ठोक सकती। अब जरा इस स्वदेशी रथ की ताकत भी समझ लीजिए और खुद फैसला कीजिएगा, निर्णय कीजिएगा कि क्या दुनिया में ऐसा कोई दूसरा मुकाबला है। दरअसल विदेशों में जो हाइड्रोजन ट्रेन चलती है वो सिर्फ 2 या 3 कोच की होती है, लेकिन भारत की इस नमो ग्रीन रेल में पूरे 10 कोच हैं, जिनमें 8 पैसेंजर कोच हैं और 2 ड्राइविंग पावर कार शामिल है। ये दुनिया की सबसे लंबी और सबसे शक्तिशाली पैसेंजर हाइड्रोजन ट्रेन है, जिसकी क्षमता 2600 यात्रियों को एक साथ ले जाने की है। इसकी दोनों ड्राइविंग पावर कारें मिलकर 2400 किलोवाट यानी लगभग 3200 हॉर्स पावर की महाशक्ति पैदा करती है। इसकी टॉप स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा डिजाइन की गई है, जबकि फिलहाल इसे 75 किलोमीटर प्रति घंटा की सुरक्षित ऑपरेटिंग स्पीड पर चलाया जा रहा है। अंदर से यह ट्रेन किसी हवाई जहाज या सुपर आधुनिक मेट्रो से कम नहीं है। पूरी तरह एयर कंडीशनड है, ऑटोमेटिक दरवाजे हैं, CCTV कैमरे, लाइव पैसेंजर डिस्प्ले और अत्याधुनिक वैक्यूम टॉयलेट्स इसमें बनाए गए हैं। इसमें 682 बैठने की सीटें हैं और बाकी खड़े होने की शानदार व्यवस्था है। लेकिन देश की जनता आज ये जानना चाहती है कि आखिर ये ट्रेन चलती कैसे है, जो कि इसका सबसे रोचक और सबसे दिलचस्प भाग है। बिना डीजल, बिना कोयले के आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? तो आपको बता दें कि इसमें पारंपरिक इंजनों की तरह ईंधन नहीं जलता है। इसमें लगी है प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रान फ्यूल सेल तकनीक, जिसे PEM फ्यूल सेल तकनीक टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। ट्रेन अपनी छत पर लगे सिलेंडर्स में 350 बार के जबरदस्त दबाव पर 440 किलोग्राम हाइड्रोजन लेकर चलती है। और सबसे अनोखी बात, यह अपने साथ कोई ऑक्सीजन टैंक लेकर नहीं चलती, बल्कि चलते समय सीधे वातावरण से ऑक्सीजन खींचती है और फिर परफ्लूरोसल्फोनिक एसिड, जिसे कि PFSA नाम की एक विशेष पॉलीमर झिल्ली के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलन होता है, रासायनिक क्रिया होती है और सीधे बिजली बनती है, जिससे ट्रेन की मोटरें गरजती हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में साइलेंसर से क्या निकलता है? कोई जहरीला काला धुआं नहीं, कोई प्रदूषण नहीं। साइलेंसर से निकलती है तो सिर्फ शुद्ध पानी की भाप, वाटर वेपर और थोड़ी सी गर्मी। इसलिए जनता इसे पानी से चलने वाली ट्रेन भी कह रही है। और हमारे देश के प्रतिभावान इंजीनियर्स तो इस निकलने वाले पानी को भी रिसाइकिल करके ट्रेन के टॉयलेट्स और सफाई में इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहे हैं। इसे कहते हैं स्वदेशी बुद्धि। और इसके साथ ही ट्रेन की और कुछ खासियतों में देखें तो ट्रेन में लिथियम आयरन फॉस्फेट यानी LFP बैटरी का एक हाइब्रिड सिस्टम और एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम लगा हुआ है, जो माइक्रोसेकेंड्स में बैटरी और फ्यूल सेल की ताकत को मिला देता है। जब भी ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो रीजेनरेटिव ब्रेकिंग तकनीक के जरिए पहियों की रगड़ से पैदा होने वाली ऊर्जा वापस बिजली में बदलकर बैटरियों को चार्ज कर देती है। कोई शोर नहीं, कोई कंपन नहीं, सफर ऐसा शांत जैसे आप बुलेट ट्रेन में बैठे हो। यह ट्रेन हरियाणा के जींद से सोनीपत के बीच 89 किलोमीटर के रूट पर चलेगी, जिसे यह केवल 2 घंटे में पूरा करेगी। इस सफर में कुल 12 स्टेशन आएंगे, यानी जींद सिटी, पोंडू पिंडारा, ललित खेड़ा, भंबेवा, ईसापुर खेड़ी, बुटाना, खंडराई, राभड़ा, लाठ, मोहाना और बड़वासनी। ट्रेन सुबह 7:40 में जींद से चलकर
सोनीपत पहुंचेगी 9:40 पर और वापसी में सुबह 10:40 से सोनीपत से चलकर दोपहर 1 बजे जींद वापस लौट आएगी। और इसका किराया तो और भी ज्यादा रोचक है। इस सुपर हाईटेक ट्रेन का न्यूनतम किराया महज 5 रुपए और अधिकतम किराया मात्र 25 रुपए तय किया गया है, यानी बड़े रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म टिकट से भी सस्ता सफर। यह हमारे प्रधानमंत्री का देश के गरीब और मध्यम वर्ग जनता को सीधा उपहार है। लेकिन कुछ शंकालु लोग सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं, तो उनके मुंह पर भी ताला लगाने वाले फैक्ट्स हमारे पास हैं। हाइड्रोजन अत्यधिक ज्वलनशील है और इसलिए पूरे सिस्टम को NFPA2 और ISO 19880 जैसे कड़े अंतर्राष्ट्रीय फायर सेफ्टी मानकों के तहत बनाया गया है। जर्मनी की विश्व प्रसिद्ध सुरक्षा एजेंसी TÜV-SÜD ने इसका बड़ा और कड़ा इंडिपेंडेंट सेफ्टी असेसमेंट किया है और भारत की सर्वोच्च संस्था पेसो ने इसे अधिकृत लाइसेंस दिया है। इसकी पाइपलाइनें डबल वॉल्ड स्टेनलेस स्टील से बनी हुई हैं ताकि हाइड्रोजन का एक भी अणु, एक भी एटम लीक ना हो सके और किसी भी मेंटेनेंस से पहले इसे नाइट्रोजन पार्जिंग से साफ किया जाता है। अगर 1% भी गैस लीक हुई तो छत पर लगा स्मार्ट वेंटिलेशन सिस्टम उसे तुरंत हवा में उड़ा देगा और कंप्यूटर ड्राइवर के बिना कहे हाइड्रोजन सप्लाई को तुरंत बंद कर देगा। यात्रियों के सफर से पहले इसके 3 अत्यंत कठिन टेस्ट भी हुए हैं, जिसमें ऑसिलेशन ट्रायल्स है, लोड बॉक्स टेस्टिंग है और रेडियो फ्रीक्वेंसी टेस्ट भी सफलतापूर्वक पूरे किए जा चुके हैं। इस महाक्रांति का पावर हाउस कहां है? तो हमारे हरियाणा के जींद में। जींद में देश का पहला और सबसे बड़ा रेलवे ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया गया है। इसमें ग्रीन एच इलेक्ट्रोलिसिस कंपनी का 1 मेगावाट का PEM इलेक्ट्रोलाइजर लगा है, जो रोजाना 430 किलोग्राम मतलब 99.999% शुद्ध हाइड्रोजन बनाता है। इतनी क्लैरिटी है इसमें। यहां साधारण पानी नहीं बल्कि DM वाटर प्लांट से साफ किया गया अत्यंत शुद्ध पानी जाता है। 1 किलो हाइड्रोजन बनाने में 9 लीटर शुद्ध पानी लगता है और इसे पूरे प्लांट को चलाने के लिए बिजली सीधे सौर ऊर्जा से आती है। यहां गैस को 500 बार के भारी दबाव पर स्टोर किया जाता है और उसमें एक साथ ट्रेन के दोनों इंजनों को रिफ्यूल करने के लिए डबल डिस्पेंसर्स और स्टैंड बॉय कंप्रेसर की सुविधा दी गई है। यानी कुल मिलाकर यहां खजाने भरपूर हैं, सुविधाओं से लैस है और सबसे बड़ी बात, जिस तकनीक को आज तक केवल 4 देशों में देखा जाता था, अब उन तकनीक में उन देशों में भारत का नाम भी शामिल हो चुका है। भारत जो स्वदेशी तकनीक को लगातार विस्तार दे रहा है, विस्तृत कर रहा है, ये स्वदेशी पराक्रम अब विश्व पटल पर चमक रहा है। ये स्वदेशी पराक्रम बेजोड़ सुरक्षा और पर्यावरण का अनूठा महासंगम बना रहा है। और चलिए इसी के साथ जनमत के सफर में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।